नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब जाति से जीतेंगे 24 से। जी हां, क्योंकि ये जाति है कि जाति नहीं। 2024 के चुनाव से पहले भी सबसे बड़ा नारा उभर कर सामने आया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हालांकि तीनों राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत ने इस नारे को बुलंद करने वाले इंडिया गठबंधन को जोरदार झटका दिया। तो क्या चुनाव के दौरान आम जनमानस के लिए ये मुद्दा दरअसल मुद्दा है ही नहीं? तो फिर क्यों 2024 से पहले भाजपा की वोटों की गोलबंदी इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है? 3 राज्यों में सीएम चेहरे का चुनाव, कौन सा अंक गणित है जिसकी फेर में विपक्ष को घेरने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है? या ये जाति की रणनीति बीजेपी के लिए नागफांस और विपक्ष के लिए संजीवनी साबित होगी? आज देखिए, जाति से जीतेंगे 24। इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? अगर हम सत्ता बांटने की बात करें तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लिया। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया? हम मोदी को गालियां दे रहे हैं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई। भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। इंडिया की अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो हमारी पीडीए है। पिछड़े, दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक मुसलमान भाई ही इस देश को भारतीय जनता पार्टी से बचा सकते हैं। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए और इन आंकड़ों के साथ ही देश भर में किस जात की कितनी हिस्सेदारी है, इस पर चर्चा चरम पर पहुंच गई। इन आंकड़ों का असर सीधे सियासत से जुड़ा और 2024 की धुरी जात पर घूम गई। 5 राज्यों में चुनाव की सरगर्मी थी। सभी पार्टियों के नेता ने जातीय कार्ड को खेलना शुरू कर दिया। चुनाव खत्म हुए तो जात का जिन्न संसद तक पहुंचा। दोनों मुख्य पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जाति को लेकर आमने सामने आ गई। आरोप पर आरोप लगे। मैं कोई कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित इन्होंने काका काललकर कमीशन के रिपोर्ट को दबाकर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबाकर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। ऐसा नहीं कि जाति की राजनीति नहीं चल रही थी। देश की सियासत में ऐसा हो नहीं सकता कि जाति आधारित राजनीति ना हो, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना के आने की टाइमिंग ऐसी थी कि देश की धुरी पूरी तरह से जात पर घूम गई। हर किसी ने हुंकार भरी कि संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी हो। तो बिहार का जातीय जनगणना जिसने एक बार फिर से इस मुद्दे को गरमा दिया, उस जातीय जनगणना में क्या कुछ निकल कर आया, आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से वर्गीकरण किया गया, किस तरीके से किसकी आबादी कितनी बढ़ी या फिर किसकी आबादी कितनी घटी। देखिए, सबसे पहले बिहार की ये जातीय जनगणना है, इसमें देख लीजिए पिछड़ा वर्ग 63% पाया गया। पिछड़ा वर्ग, इसमें ओबीसी बिहार की 13 करोड़ से अधिक की आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाली कैटेगरी है। सबसे बड़ा 63% पिछड़ा वर्ग पाया गया। इसमें भी अगर आप देखें तो देखिए 63 में अति पिछड़ा जो है वो 36% और 27% से ज्यादा पिछड़ी जाति, जबकि 36% यहाँ पर सीधा सीधा अति पिछड़ा जो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग से आते हैं, जिसमें नाई, लोहार, मल्लाह, तेली, ये तमाम जातियां जिनकी हालत ओबीसी में ज्यादा चिंतनीय है, ये कमजोर और ज्यादा कमजोर हैं। ये
मानना पड़ेगा। ये तीसरी बड़ी बात देखिए, दलित आबादी की बात की जाए जातीय जनगणना में जो निकला वो 20%। एग्जैक्ट आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो 19.65% इनका परसेंटेज सामने आया। इसमें पिछड़ा प्लस दलित, ऐसे में अगर आप कुल मिलाकर के जोड़ दें तो 83% से ये ज्यादा हो जाता है। ये आंकड़ा बहुत हाई जंप इस आंकड़े को मिलता है 83% तक। आगे बढ़िए देखिए, अब एससी की बात, अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स की अगर बात करें, आदिवासी समाज की महज 2% आते हैं। राज्य की कुल आबादी में सबसे कम आदिवासी तबके की ही आबादी है, तादाद है। एग्जैक्ट आंकड़ा इनका 2% से भी कम जब हम कह रहे हैं तो 1.68% यह आंकड़ा है। सामान्य वर्ग देखिए, इसमें क्या तब्दीली आई। सामान्य वर्ग का आंकड़ा आया 15%। और यहां गौर करिए, अंग्रेजों के जमाने में आई काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश की आबादी में पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी महज 32% थी, जो कि 1990 में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई 52% यही आबादी हो गई थी। अब जो जातीय जनगणना बिहार में हुई है उसमें पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी पहुंच गई है सीधा 63% तक। कांग्रेस और वामपंथियों के खिलाफ पिछड़ों के आरक्षण की मांग को लेकर लोहिया ने जो नारा दिया था, उसी नारे पर सवार होकर कभी चौधरी चरण सिंह ने पिछड़ों और किसानों में बगावत फूंकी थी। नतीजा यह हुआ कि वो 2 बार देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के सीएम बने और चंद महीनों के लिए ही सही देश के प्रधानमंत्री भी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद राजनीति की नब्ज पर पिछड़ों की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वो देश की राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगे। गठबंधन सरकारों के लंबे दौर में सत्ता की लगाम इन्हीं के पास रही। इसलिए पार्टियां जानती हैं कि जाति कार्ड के बिना सत्ता को साधना मुश्किल होगा। 2024 में जाति का कितना महत्व होता जा रहा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 3 राज्य जीतने के बाद बीजेपी ने सिर्फ जातीय गणित को साधते हुए सीएम का चेहरा चुना। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। बीजेपी के इन तीनों चेहरों का कनेक्शन 2024 में जातीय राजनीति से जुड़ा हुआ। तो ये बीजेपी का जातीय कार्ड है। और क्या इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं, क्या जाति से ही जीतेंगे 2024 का चुनाव? क्योंकि लिटमस टेस्ट हो गया, इसमें जो कुछ नजर आया उसी के आधार पर यह तय होगा। और पहला देखिए, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 3 अलग अलग जाति के सीएम चुने गए। ये आप जान चुके हैं, चेहरे सामने आ चुके हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, क्यों ये सवाल उठता है वो देखिए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव पर दांव चला गया, यूपी बिहार में यादवों को इसके माध्यम से साधना है। यूपी में सपा, बिहार में राजद की राजनीति को देखते हुए यह फैसला अहम रहा। यूपी बिहार दोनों जगह पर यादवों को साधना है और दोनों ही राज्यों में ये बड़े फैक्टर्स है, बड़े वोट बैंक है जो साबित होते हैं। इसलिए यहां पर दांव बड़ा चला गया है। यादव वोट बैंक को अगर गौर किया जाए तो जोर यादव वोट बैंक का नजर आता है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, अगड़ी जाति की राजनीति उसको साधना है। यूपी में आपने देखा कुल 52 जिलों में से 12 जिलों में यादवों का दबदबा है। करीब 2 दर्जन यानी 24 लोकसभा सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक है। बिहार की बात करें, लगभग 16% यादव समुदाय राजद का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसी पर प्रहार है इस बार। इस वोट बैंक की ताकत आप इससे लगा सकते हैं कि बिहार विधानसभा में अगर मैं बात करूं, हर चौथा विधायक यादव समाज से ही आता है। और इसलिए राजस्थान में भी वही गणित चला गया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा और अगड़ी जाति की राजनीति यहां पर देखने को मिली। पिछले 33 सालों में हालांकि कोई भी ब्राह्मण चेहरा राजस्थान में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बना। और ऐसे में पहले से बीजेपी का वोट बैंक समझे जाने वाले ब्राह्मणों को पार्टी ने इस एक स्ट्रोक से इनके सहारे, शर्मा के सहारे मजबूती से साथ रखने का संदेश दिया है। अगला पॉइंट देखिए, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, दलित और आदिवासियों को साधना इनके जरिए वोट बैंक के लिहाज से। राजस्थान के बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात की जाए, विष्णुदेव साय
उस आबादी से आते हैं जो कि 32% के करीब है छत्तीसगढ़ में। एक बड़ा वोट बैंक, चाहे आप लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें या फिर विधानसभा चुनाव के लिहाज से, और इसलिए दोनों ही चीजों में महत्वपूर्ण हो जाता। तीनों राज्यों में हमने देखा किस तरीके से बीजेपी ने इस बार जातीय कार्ड खेला है, तरीके से ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है 2024 के पहले। जाहिर है तीनों राज्यों में अलग अलग जातियों का चेहरा चुनना बताता है कि बीजेपी ने 2024 के लिए जाति का दाव खेल दिया। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान ही जातियों पर दाव लगाने का सियासी खेल चल रहा था। राहुल गांधी बार बार अपनी सभाओं में ओबीसी की चर्चा करते थे। दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है। सवाल पूछते थे कि बीजेपी बताए कि उसके पास कितने ओबीसी सीएम हैं और केंद्र में बड़े पदों में कितने हैं। वहीं अमित शाह ने तेलंगाना में बाकायदा ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार आई तो ओबीसी का सीएम होगा। हालांकि बीजेपी का यह दाव तेलंगाना में नहीं चला और पार्टी हार गई। मोदी जी का सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। 2024 से पहले देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अखिलेश यादव ने भी जाति कार्ड खेला है। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा और पीडीए ही स्ट्रेटेजी है जो इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जो देश में माहौल बन रहा है, पीडीए की ही ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। हर पार्टी जानती है कि जाति जिधर जाएगी जीत उसकी ही तय होगी। जी हाँ, तो जाति जिधर जीत उसकी। लेकिन अखिलेश यादव का ये पीडीए फॉर्मूला दरअसल क्या है, ये कैसे काम करता है, कितना कारगर रहा, आइए इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, खूब जनसभाएं की। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनाव में हर जगह गए, 69 सीटों पर उनके जो प्रत्याशी खड़े थे हर जगह जाकर वोट मांगा और पीडीए फॉर्मूले को बार बार याद दिलाया। लेकिन ये कितना कारगर रहा, अब जरा ये जान लीजिए। देखिए क्या कहता है पीडीए फॉर्मूला है क्या। एनडीए के मुकाबले यूपी में इसी पीडीए की तर्ज पर इसी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है अखिलेश यादव। मजबूती मिलेगी वो ऐसा मानते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है। अब पीडीए ये समझ लीजिए क्या है एनडीए के मुकाबले पीडीए। पीडीए मतलब है पिछड़ा, दलित और ए अल्पसंख्यक। हालांकि ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के जोड़ का एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में भी किया था, लेकिन ये फॉर्मूला चला नहीं और 69 सीटों पर लड़ने वाली सपा एक सीट तक नहीं निकाल पाई। उल्टा 0.46% वोट महज मिला और ये वोट शेयर जो है एमपी में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का। तीसरा पॉइंट देखिए पीडीए से जुड़ा, पिछड़े 39% हैं, दलित 20% हैं, अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो ये 18% हैं। इसके बाद देखिए यूपी में अगर मैं आपको बताऊं कितना मायने रखता है, यूपी में 3,84,00,000 मुसलमान हैं। क्यों अखिलेश यादव को भरोसा है मध्य प्रदेश में नहीं चला यूपी में चलेगा, उसका कारण जान लीजिए। क्योंकि 3,84,00,000 मुसलमान हैं, इसका मतलब हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो करीब करीब 20% है। ये मुस्लिम वोट बैंक हुआ और इसके अलावा 90 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर यही मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। इसके अलावा लोकसभा सीटों के लिहाज से समझिए
29 लोकसभा की सीटों पर भी इसका असर है। 80 में से 29 लोकसभा की सीटें ऐसी जिस पर असर माना जाता है। पीडीए का असर देखने को मिलेगा, अल्पसंख्यकों का असर देखने को मिलेगा और इसलिए अखिलेश यादव को एमपी में फेल रहे पीडीए से यूपी में उम्मीदें हैं। लेकिन यह बात भी अहम है कि 2017 में अखिलेश के सपा की कमान संभालने के बाद से समाजवादी पार्टी का चुनावी प्रदर्शन साल दर साल गिरता रहा है। 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन जातियों के चक्रव्यूह से आजादी नहीं मिली। संविधान सभा में जातियों के प्रतिनिधित्व और निचले तबकों की रक्षा के लिए लंबा वाद विवाद हुआ। संविधान सभा के लिए यह तय करना बेहद मुश्किल था कि आरक्षण हो या ना हो। आजाद हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा मौका आया हो जब सियासत जाति फ्री रही हो। इसलिए जब बिहार ने जातीय जनगणना कराया और उसके आंकड़े पेश हुए तो ज्यादातर विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना के पक्ष में दिखाई दी। अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई जाएगा। बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं, 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ कि बड़े बड़े पोस्ट में बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है वहां क्या 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं? आज जो आंकड़े बताते हैं पिछड़े दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। इसलिए नारा दिया जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और चलिए अब आपको इसी जातीय जनगणना का गणित भी समझा देते हैं, किस तरीके से जातीय जनगणना का गणित काम कर रहा है और साल दर साल इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ये जान लीजिए, देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। आप जानते भी होंगे ये बात, हर 10 साल में जातीय जनगणना नहीं लेकिन जनगणना करवाई जाती है। हालांकि 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, फिर 21 में होनी थी, हो नहीं पाई। 2021 की जनगणना क्यों रुकी? कोरोना के चलते उस जनगणना को उस वक्त रोकना पड़ा था क्योंकि हालात इस प्रकार के थे। आगे देखिए, चौथा पॉइंट, देश में जनगणना में एससी एसटी की गणना होती है, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनकी गणना होती है। लेकिन क्या नहीं होता? ओबीसी की गणना नहीं की जाती। हालांकि इस बार बिहार सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना करवाई और इसकी वजह से एक बार फिर जातीय गोलबंदी चुनाव के पहले तेज होती नजर आ रही है। खासकर 2024 का चुनाव है, सिर्फ पर लोकसभा के, इसलिए ज्यादा हो रहा है। अब आगे देखिए, संसद में जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलता है, इसी जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलता है। और यह भी जान लीजिए कि देश में आखिरी बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। अब तक की अगर बात की जाए तो 1931 के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है कि किसकी कितनी भागीदारी है, कितनी जनसंख्या बढ़ी है। आजादी के बाद की बात की जाए, जातिगत जनगणना नहीं करवाई गई 1951 में, लेकिन जातीय जनगणना का प्रस्ताव जरूर उस वक्त आया था। क्या हुआ था तब, ये आपको बताते हैं। तब तत्कालीन, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री जो थे सरदार पटेल, उन्होंने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और सामाजिक ताने बाने पर इसका असर पड़ेगा, बिगड़ेगा, ये उनकी दलील थी और इसलिए सरदार पटेल ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था कि नहीं करा सकते जातीय जनगणना। तो 1931 के आधार पर ही 52% ओबीसी आबादी जो है, मंडल आयोग ने इसी से अनुमान लगाया और 2011 के, आपको याद होगा, जातिगत आंकड़े जो जरूर किए गए थे लेकिन इसे कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त जारी नहीं किया था। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप का खेल खूब देखने को मिलता है। कांशीराम, उनकी बात करना जब जातियों की बात हो रही है तो अहम हो जाता है, क्योंकि दलित, शोषित, वंचित, महिला, इन्हीं को माना था उन्होंने जिन्होंने सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया था।
उनका कहना था, ये उनका मानना था कि हमारी लड़ाई उससे नहीं जो जाति को मानते हैं, बल्कि हमारी लड़ाई उससे है जो जाति के धर्म शास्त्र को पालते पोसते हैं। आज की डेट में वो जाति का धर्म शास्त्र पालने पोसने वाले राजनेता बन गए हैं।